हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि आफ्टर 12th बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं करियर्स को लेके कि हम कौन से फील्ड सेलेक्ट करें, आगे क्या करना है, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज नोन एज द फार्मेसी। तो जो बच्चे 12th में बायो और मैथ्स लेके पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, दैट इज फार्मेसी। तो फार्मेसी फील्ड में क्या क्या करियर्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैं अगर सिंपल से बात करूं कि जैसे हम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है, हम टोटल ब्लाइंड होते हैं कि आगे फार्मेसी करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, क्या हम आगे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। आफ्टर 4 ईयर जब हम बी फार्म करके कंप्लीट करके निकलते हैं तो हमारे साथ क्या जॉब रहेगी, क्या नहीं रहेगी, या हम दूसरे अदर कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, ये डाउट हमेशा बच्चों के अंदर रहता है। तो आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी या जॉब अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी। तो बहुत सारे अदर फील्ड हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें दैट इज प्रैक्टिस सिटिंग। प्रैक्टिस सिटिंग के अंदर हम 3 डिफरेंट चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी, अनदर वन इज द क्लिनिकल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल। जैसे अगर सिंपल से बात करें, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डॉक्टरों से चलता है, बट जब तक वहां पर फार्मासिस्ट नहीं है, मेडिकल स्टोर नहीं है, तो क्या डॉक्टर विदाउट फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है? नहीं। आंसर होता है नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक फार्मासिस्ट मेडिसिन से नहीं देगा किसी पेशेंट को तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर हमारी बीमारी को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट। एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। सो दूसरी और भी चीजें हैं। जैसे अगर बहुत सारे पर्सन्स को डाउट होता है कि सर हमें हॉस्पिटल में काम नहीं करना है, हमें मेडिकल्स में काम नहीं करना है, हमें दूसरी अदर फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो दूसरी अदर फील्ड के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे अदर सेटिंग के अंदर आते हैं एकेडमिक्स, रेगुलेटरी, क्लिनिकल रिसर्च। अभी एकेडमिक के अंदर भी रिसर्च कर सकते हैं आप, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आफ्टर बी फॉर्म अगर आप बी फॉर्म कंप्लीट करके डिग्री अचीव कर लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, एम फॉर्म करते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी, या एमबीए करते हैं, फार्मा एमबीए। तो डिफरेंट फील्ड होती हैं, हम उसको एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी और तीसरी क्या चीज है कि इन पूरे फार्मेसी का करियर डिपेंड करता है, मेजर रोल है जिसमें इंडस्ट्री, क्योंकि एक फार्मासिस्ट ही इंडस्ट्री चलाता है। एक फार्मासिस्ट के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। एक फार्मासिस्ट के बगैर कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशंस मार्केट में नहीं आ सकती है। जितनी भी ड्रग मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती हैं, जैसे कि अभी एक रिसेंटली एग्जांपल आया था कोविड वायरस। कोविड वायरस का कोविशील्ड वैक्सीन मार्केट में लाने का अहम रोल था भारत बायोटेक्नोलॉजी का। और उस भारत बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम कौन कर रहा है? दैट इज द रिसर्च पर्सन। दैट रिसर्च पर्सन इज नोन एज द फार्मासिस्ट। अगर वो अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीन को नहीं बनाए होते तो क्या आज हम और आप यहाँ पे खड़े होते? नहीं। तो बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी। फॉर R&D के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के फील्ड होते हैं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी अलग अलग फील्ड होते हैं। सो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फार्मेसी प्रैक्टिस सिटिंग। फार्मेसी प्रैक्टिस सिटिंग के अंदर पहला, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी फार्मेसी। सो हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर क्या करते हैं? हमको पता चलता है कि कोई पेशेंट इस बीमारी से सफर कर रहा है, तो क्या वो पर्सन प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं। दूसरा, ओटीसी गाइडलाइन, ओवर द काउंटर ड्रग। हम बहुत टाइम ऐसा आता है
कि जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्ट मेडिकल में जाते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे बुखार है, आप मुझे बुखार ठीक करने के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे ओवर द काउंटर ड्रग हैं जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के पूछे फार्मासिस्ट खुद प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट को कंप्लीट नॉलेज है अबाउट द मेडिसिन। दूसरा, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर भी जो वार्ड सप्लाई होता है, स्टेराइल कंपाउंडिंग होता है, हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मासिस्ट का रोल इंडस्ट्री में क्या है, क्योंकि सबसे मेजर रोल होता है फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री में, मेडिसिन का प्रोडक्शन करने में, मेडिसिन को रिसर्च करने में, मेडिसिन को मार्केट में लाने के लिए, मेडिसिन को मार्केट में लाने से लेके एडवर्टाइजमेंट करने तक का काम फार्मासिस्ट का करता है। तो जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन में, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं कि जैसे हम टेबलेट बना रहे हैं, अगर टैबलेट बनाया है तो वो उस टैबलेट के बारे में जानकारी किसको है? हमको, फार्मासिस्ट को। और उस जानकारी को जब हम डॉक्टर तक पहुंचाते हैं, जब हमारे दूसरे अदर फार्मासिस्ट भाई लोग जो कि एमआर की जॉब करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन की पहले तो कंप्लीट नॉलेज खुद को देते हैं, देन उसके बाद उसकी नॉलेज को डॉक्टर को सर्वे करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर उस चीजों को बताते हैं कि सर ये नई ड्रग है, ये नया ड्रग का लॉन्च हुआ है, इसको आप पेशेंट को लिखेंगे, ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस टाइप का काम एक्चुअली में कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। उसके बाद अब अगर सिंपल से बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन कर लिया तो हमको प्रोडक्शन करने के बाद उस मेडिसिन की, उस फॉर्मुलेशंस की क्वालिटी भी तो चेक करनी है। तो उसकी क्वालिटी कौन चेक कर रहा है? ऑल्सो द फार्मासिस्ट इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जब हमने क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लिया, हमें पता चला कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमने उसको, उस प्रोडक्ट को पास कर दिया मार्केट में लाने के लिए। तो जब क्यूसी वाले ने पास किया तो वो ड्रग फॉर्मुलेशंस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के पास। क्वालिटी एश्योरेंस में कौन है? वहां पे भी फार्मासिस्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस पूरे फॉर्मेट को री-आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी कंट्रोल वाले ने जो डाटा प्रोवाइड किया है एक्चुअल में वो फॉर्मेट सही है, क्या उसने कैलकुलेशन जो की है, जो आइडेंटिफिकेशन किया है, क्या वो सही है। अगर वो चीजें, सब चीजें सही हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है, यस वी आर रेडी फॉर द लॉन्चिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। दूसरे और भी अदर चीजें हैं जैसे पैकेजिंग, भाई मेडिसिन से बनेगी तो उसको पैक भी करेंगे, तो पैक कौन करेगा? वो भी फार्मासिस्ट का काम है। तीसरा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल फॉर फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट है तो अपना जीवन जो है पेशेंट्स के लिए है, इस देश के लिए है। तो हमारा मेन काम क्या है कि अगर बीमारियां जनरेट हो रही हैं, वो किसी से भी हो सकते हैं, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थ्रू द वायरस, थ्रू द बैक्टीरिया, थ्रू द फंगस एंड अदर डिजीज। बहुत सारे हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की डिजीज हैं अपने मार्केट पे। तो उन डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन तो चाहिए, बट रिसोर्सेस कम है, मेडिसिन कम है, ड्रग कंपाउंड कम है और बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। तो जब बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन होता है तो उस आइडेंटिफिकेशन के बेस्ड पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्मुलेशन या एक मेडिसिन या एक ड्रग कंपाउंड की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वहां पे मेन अहम रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तो वो क्या करते हैं, अगर आपने एक नई रिसर्च की खोज की है, आपने एक नया कंपाउंड की खोज की है, तो आप उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो ड्रग उस डिजीज के लिए काम कर रही है, क्या वो ड्रग जब पेशेंट के अंदर जाएगी तो वो उस जिस बीमारी से सफर कर रहा है उसकी उस बीमारी को वो ठीक कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ड्रग हम खा किसी और पर्पस के लिए रहे थे और प्रॉब्लम कुछ और जनरेट हो गई। जैसे एक एग्जांपल आता है मिनॉक्सिडिल का, हम मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे सीएचएफ के लिए, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए, लेकिन हमने उसको देखा कि जो मिनॉक्सिडिल थे उसका साइड इफेक्ट बाद में होने लगा था, हेयर ग्रोथ हो रही थी।
तो हमने क्या किया, एज अ फार्मासिस्ट हमने देखा कि लोगों में बाल की झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। हम क्या कर रहे थे कि उस मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट को यूज किया एज अ मेन इफेक्ट, और हम मिनॉक्सिडिल का ऑयल बना लिए फॉर हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये काम किसने किया, एक रिसर्च साइंटिस्ट ने। कैसे किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहां थी, क्या इसका साइड इफेक्ट था, इसके साइड इफेक्ट से क्या हम इसको एज एन मेन पर्पस यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शनल के लिए यूज कर सकते हैं। यस वी डू। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट फार्मासिस्ट। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एंड फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में फार्माकोविजिलेंस क्या है। तो फार्माकोविजिलेंस के बारे में बेसिक चीजें बताता हूं कि अगर आपके पास कोई ड्रग है या कोई भी फॉर्मुलेशंस है, आपने कोई भी फॉर्मुलेशंस किसी पेशेंट को दिया, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मेडिसिन्स, उसके बाद हम सर्वे करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट क्या है। तो ये चीजें आती हैं हमारे फार्माकोविजिलेंस में, और ये एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है फॉर फार्मासिस्ट पर्सन, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक एंड रिसर्च एंड हायर स्टडी। अब बात आती है एकेडमिक्स की। तो लोगों का कहना है कि सर बी फॉर्म तो कर लिया, अब मुझे टीचिंग करना है, तो मैं क्या बी फॉर्म के बाद टीचिंग कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जिस कॉलेज में डिप्लोमा है, डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को आप बेसिकली पढ़ा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको बी फॉर्म करने के बाद बी फॉर्म को पढ़ाना है, तो आपको उसके बाद मास्टर डिग्री करनी है, और उसके लिए भी हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे एक है, आफ्टर बी फॉर्म आप जीपेट प्रिपरेशन करते हैं, जीपेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको 12,400 रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त होती है हर महीने। तो आप अपनी हायर स्टडी के लिए ड्यूरिंग बी फॉर्म, ड्यूरिंग बैचलर ऑफ फार्मेसी आप प्रिपरेशन करते हैं जीपेट की, और आप जीपेट की प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप जीपेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम है जिनका। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नाइपर। तो नाइपर वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे वहां पे हमको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हम जीपेट निकालते हैं, जीपेट के बाद आप नाइपर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और नाइपर में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेस मिलते हैं, वहां पे आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। सेम चीजें आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर जीपेट आपको 12,400 रुपीज का स्कॉलरशिप देती है, राइट। देन उसके बाद रिसर्च, तो बहुत सारी सेंट्रल एजेंसी हैं जो कि रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक CSIR है, नेट के द्वारा आप दे सकते हैं, ICMR है, DBT है। ये बहुत सारी सेंट्रल फंडिंग एजेंसी हैं जो कि आपको रिसर्च करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है और आपको मेन पावर भी देती है। ऐसा नहीं कि आपसे काम करवाए जा रहे हैं, पैसा कुछ नहीं है, तो ऐसा आपको फील नहीं होगा। दे प्रोवाइड सफिशिएंट ऑफ फंड फॉर योर रिसर्च वर्क एज वेल एज योर मेन पावर। तो वहां पे भी हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सो अगर किसी को कुछ और फर्दर आगे जानकारी चाहिए, तो हमने चालू किया है अवयुक्त पब्लिकेशन। हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, हम रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते हैं, हम M.Pharm स्टूडेंट्स के मास्टर्स की थीसिस लिखते हैं। अगर किसी को इस सभी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ मी, मिस्टर अतुल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माई लिंक्डइन ID। आगे मिलते हैं फॉर फर्दर फार्मेसी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर कि फार्मेसी पढ़ते क्या है, फार्मेसी के अंदर हम एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो एक वीडियो मेरी आएगी आपको फार्मेसी के कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। देन हम इंडिविजुअल स्टार्ट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेके, उसके एक एक टॉपिक को लेके, जो कि हमारे फार्मा स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी होगी पढ़ने के लिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।